दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सबसे पहले हम आर्थिक विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ विद्यमान हो, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ हैं, इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की? तो उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? लगभग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्षवार ये मात्रा बदलती रहती है, अनुपात बदलता रहता है। तो अगर 2021-22 के पहले जो अग्रिम आंकड़े हैं उनके अनुसार आप जान लीजिए कि ये 18.8% रहा है, जबकि 2021 में 20.2% रहा है। तो इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है, आप जान लीजिए दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2012-13 में चालू मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18.2% रहा, जबकि 2020-21 में 20.2% और 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान में 18.8% अनुमानित रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही पुराना है कि 2000-2001 में भारत की आर्थिक विकास की दर कितनी थी? तो ये 4.4% थी। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2000-2001 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.3% रही है, जो विकल्प बी के निकट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वर्ष 2023-24 में 2011-12 के मूल्यों पर भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 6.8% पूर्वानुमानित है, जबकि 22-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 के लिए ये क्रमशः 7% और 8.7% दर्ज है। अगला प्रश्न है, 2010-11 में 2005 की कीमतों पर कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय थी? तो ये था 35,993 रुपये। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आप जान लीजिए कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन डी सही उत्तर था, लेकिन 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान में स्थिर और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 96,522 रुपये और 1,70,620 रुपये है। 2021-22 में ये 91,498 और 1,50,007 रुपये है। अगला प्रश्न है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब प्रभावकारी हुआ था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1882 में। दोस्तों विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ था। अगस्त 2018 में इस अधिनियम में विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया, जो 1 सितंबर 2018 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का कौन सा आधार वर्ष सही है? 2000, 2001, 2001-2, 2004-5 या 2005-6? तो सही उत्तर है 2004-5। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष पहले 2004-5 था, जब ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था, लेकिन आप जान लीजिए वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र या निजी कारपोरेट क्षेत्र?
तो सही उत्तर है घरेलू क्षेत्र दोस्तों, ये बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। दोस्तों आप जान लीजिए 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में सकल घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा घरेलू क्षेत्र का 22.2% है। उसके बाद निजी क्षेत्र 10% और सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये -4% है। अगला प्रश्न है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है क्या? तो सही उत्तर है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। तो दोस्तों उत्पादक कीमत सूचकांक या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। अगला प्रश्न सतत आर्थिक विकास से है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? देखिए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को दर्शाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधनों के या सामाजिक संसाधनों के। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आप जान लीजिए अस्थायी विकास अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है और ये प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ये संवेदनशीलता को दर्शाता है। अस्थायी विकास या सतत विकास का अर्थ है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना। अगला प्रश्न है किस वर्ष में साधन लागत यानी फैक्टर कास्ट पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि सर्वाधिक थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2006-07 में। लेकिन आप अगर देखिए ये प्रश्न के अनुसार दोस्तों आप जान लीजिए ये प्रश्न के अनुसार था, लेकिन वर्तमान में अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 1988-89 में दर्ज की गई थी 9.4%। उसके बाद 1975-76 के लिए ये 9.2% दर्ज है। 1999 से 2000 में वृद्धि दर 8.8% दर्ज की गई, जबकि 2022-23 के प्रथम अग्रिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के लिए ये 6.6% और 8.5% अनुमानित है। अब आइए कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अंगूर, आम, संतरा और पपीता। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आम और पपीता, यानी 2 और 4 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार के तत्कालीन कृषि सहयोग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत आम, केला, पपीता और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये प्रश्न बहुत पुराना है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है? तो सही उत्तर है लगभग 15% रहा है। लेकिन अगर हम नवीन आंकड़ों की बात करें तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। 28 फरवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कुल जीवीए में हिस्सा जो है वो 2021 के आधार पर 19% है, जबकि 2021 के द्वितीय अनुमान में ये 20.3% है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत करिएगा कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो 1998-99 में। दोस्तों याद रखिएगा किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ताकि खेती और जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 से शुरू की गई थी। ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 से शुरू की गई और ये योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख का समर्थन प्रदान करती है। तो दूसरा आपका सही है। देखिए, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों, या उपर्युक्त में से किसी की नहीं? तो सही उत्तर है व्यक्ति और राज्य दोनों। दोस्तों, भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। तो इस तरह से विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है क्या? तो सही उत्तर है पेंशन और बीमा लाभ। याद रखिएगा, भारत सरकार की कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ की गई। ये योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एक मुश्त जीवन लाभ और कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। फरवरी 2004 में इस योजना को बंद करके इसी वर्ष से या 2004 से सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना में अन्य बातों के साथ कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? देखिए, वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मानव संसाधन विकास। तो सही उत्तर है वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना और मानव संसाधन विकास करना है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने को शामिल नहीं किया गया है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए कि कथन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। बिल्कुल सही है। कारण है कि अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में कुल उत्पादन लगभग 50.8 मिलियन टन था, जो 2001-2 में बढ़कर 211.9 मिलियन टन हो गया। इस तरह से इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुने से अधिक वृद्धि हुई है और भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। 2001-2 में भारत द्वारा खाद्यान्न का आयात कुल आयात मूल्य का मात्र 4.5% था। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। 2011-12 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2010-11 की तुलना में 6.07% की वृद्धि के साथ 259.32 मिलियन टन पर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मिलियन टन और 310.7 मिलियन टन अनुमानित है। अगला प्रश्न है, पीडीएस के संबंध में 2000 में प्रकाशित लेखा और परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुमान में वृद्धि हुई है कितनी? तो सही उत्तर है 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो कहवा, बासमती चावल, कच्ची कपास या चाय? तो उत्तर है बासमती चावल। दोस्तों, ये जो प्रश्न काल था उस समय विकल्प सी आपका सही उत्तर था, कच्ची कपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो शीर्ष निर्यात है भारत से 5 कृषि उत्पाद हैं, उसमें आप देखिए वर्तमान में समुद्री उत्पाद जो हैं सर्वाधिक हैं।
बासमती चावल, चावल के अतिरिक्त इसके अलावा बासमती चावल, मसाले, बफेलो मीट और कुल कृषि और संबद्ध निर्यात इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले लागू की गई थी कहाँ पर? हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या तमिलनाडु? तो सही उत्तर कर्नाटक में। दोस्तों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कर्नाटक में 2007 के खरीफ सीजन से लागू की गई। प्रोफेसर वी.एम. दांडेडकर को भारत में फसल बीमा का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भूजोत का छोटा आकार? तो सही उत्तर है सहकारी कृषि, ऑप्शन सी। दोस्तों, 20वें दशक के आरंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया और सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए इसमें राज्य 0% और केंद्र का 100% योगदान है। आप जान लीजिए, 16 अगस्त 2007 से संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में थी। नवंबर 2017 से इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में 3 वर्षों 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई और इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन 15,722 रुपये का था, जिसका उद्देश्य किसान के प्रयासों को मजबूत बनाने, जोखिम के निवारण के माध्यम से कृषि के काम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भू राजस्व। तो सही उत्तर है भूमि राजस्व। दोस्तों, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि बीज, उर्वरक और सिंचाई जल आदि इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे, क्योंकि ये सभी एग्रीकल्चर इनपुट्स में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, उनको जाना जाता है किस रूप में? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या लघु कृषक? तो सही उत्तर लघु कृषक। दोस्तों, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में मार्जिनल लैंड होल्डिंग यानी सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार 1-2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। भारत में सकल जोत में 68.45% सीमांत जोतें हैं, 17.62% लघु जोतें और 9.56% अर्ध मध्यम जोतें और 3.8% मध्यम जोतें, 1% से भी कम 0.57% बृहद जोतें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में शामिल या सहभागी नहीं है? ऑप्शन है आपके, देखिए, नैफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफको या फिर एमएमटीसी। तो सही उत्तर इफको दोस्तों कृषि सामानों के निर्यात में शामिल नहीं है। और आप देख लीजिए, नैफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और एमएमटीसी भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात और आयात करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी है? तो गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास और आलू, गन्ना, धान। तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों, आप जान लीजिए, वर्तमान में भी ये स्थिति ज्यों की त्यों है। उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू और गन्ना का अग्रणी उत्पादक राज्य है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद वितरण विपणन समितियां। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020
जो सितंबर 2020 में पारित और दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया है। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे कि किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान और व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। ये विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर और बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के अवसर और व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई खर्च का वहन नहीं करना होगा। विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्यात व्यापार सुनिश्चित किया जाए। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फसल और उत्पादक देश दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए रबर, तो आप देखिए रबर थाईलैंड सही है। कहवा मंगोलिया ये आपका सही नहीं है। जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील। तो आप जान लीजिए कहवा मंगोलिया की मुख्य फसल नहीं बल्कि कहवा जो है ब्राज़ील की मुख्य फसल है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है आपको बताना है। 7 से 16%, 17 से 26%, इसके अलावा 27 से 36 या 37 से 47%। तो सही उत्तर है 37 से 47%। दोस्तों नाइजर एक छोटी तिलहन फसल है जो मुख्य रूप से बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है। नाइजर बीज का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है। बीज में 37 से 47% तेल होता है जो अखरोट के स्वाद और सुगंध के साथ हल्का पीला होता है और तेल का उपयोग पाक उद्देश्यों के लिए, शरीर का अभिषेक करने, पेंट और मुलायम साबुन बनाने तथा प्रकाश और स्नेहन के लिए किया जाता है। तो विकल्प डी जो है 37 से 47% तेल राम तिल में पाया जाता है, ये आपका सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन का भाग 1 जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।